ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल गांधी का ये भाषण सुना आपने? राहुल गांधी ने साफ साफ कहा बिहार के गया में कि जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, ये सरकार बदलेगी तो इनके खिलाफ जांच होगी। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार की दोनों बेटियां आईएएस और आईआरएस हैं, साथ ही उनके दोनों दामाद आईएएस हैं। सवाल है कि अगर सत्ता जाएगी तो जांच तो होगी, और ये अच्छा है, कम से कम बीजेपी के आने के बाद सारे पर्दे हट गए हैं और तमाम जो राहुल गांधी को अब लग गया है कि इस देश में जातिवाद और मनुवाद किस तरह से खतरनाक है। तो ये देखने वाली बात होगी। तो बीजेपी ने लाइन जो है वो क्लियर कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठते रहे हैं जब से बीजेपी आई है, और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी जो है वो लायबिलिटी नहीं लेते हैं। जैसे धनखड़ साहब को उन्होंने हटा दिया, तो कुछ और अधिकारियों का मैं नाम बताऊंगा। एक तो राहुल गांधी की रैली में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो मेरे कैमरे से आप तस्वीरें देखते जाइए और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका ये जो चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। वहीं ट्रंप ने कहा है कि हम ईवीएम बैन करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि ईवीएम से डेटा गलत आता है। बस ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, एलन मस्क, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट, कुछ भी कहे, भारत का चुनाव आयोग कहता है कि नहीं 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 नहीं, ईवीएम एकदम ठीक है। तो जांच तो होगी, और चुनाव आयोग के खिलाफ इस देश में सबसे ज्यादा गुस्सा इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई बहुत पीछे पड़ गई है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। अब ईडी को रोज कहा जा रहा है कि वसूली गैंग की तरफ काम कर रहे हो। अब चुनाव आयोग देश का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और सोचिए, इस देश का कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। उनको लगता है कि ये बेईमानी कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए जो जन सैलाब उमड़ रहा है, और उसके बाद बीजेपी का स्टाइल समझ लीजिए, किन लोगों ने कहां कहां से पद छोड़ा। समस्या ज्ञानेश कुमार या कोई चुनाव आयुक्त या कोई अधिकारी नहीं है, असल समस्या नरेंद्र मोदी है। ऐसा नहीं है। अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता, जैसे मनमोहन सिंह थे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए उस तरह से। इस देश में आरएसएस का जो जातिवादी कनेक्शन है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से, जब जब आरएसएस सत्ता में आएगी तब तब उनको इसी तरह का समर्थन मिलेगा। याद कीजिए कैसे आरबीआई गवर्नर पद छोड़कर भाग गया, इनके कई आर्थिक सलाहकार अपना पद छोड़कर भाग गए, सांख्यिकी आयोग के लोगों ने पद छोड़ दिया। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई चाहते थे, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें इस्तीफा दे दिया। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा राफेल सौदे की जांच शुरू करने वाले थे, आधी रात को उनको हटा दिया गया था। ताजा उदाहरण धनखड़ साहब का है। वे हमेशा निहुरे रहने के लिए कुख्यात हो चुके थे, लेकिन विपक्ष का मोशन स्वीकार करने के बाद उनको आसन फानन में चलता कर दिया गया। असल समस्या है पूरे 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र को 1.5 लोग चलाते हैं। जो उनके मुताबिक काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। ज्ञानेश कुमार रीढ़ सीधी करे तो रीढ़ तोड़ दी जाएगी। पूरे तंत्र को अपनी जेब में रखकर एक आदमी राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। सारी समस्या की जड़ वही है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपराध यह है कि वे कानून और संविधान से मिली ताकत का इस्तेमाल करने की जगह सरेंडर हुए जा रहे हैं। ये सारे बूढ़े 10-5 साल में निकल लेंगे, लेकिन देश को बर्बाद कर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ जातिवाद की वजह से है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जज राफेल पर फाइल मंगवाता है, उस जज पर आरोप लगता है एक महिला की प्रताड़ना का। ये बड़ा मोडस ऑपरेंडी है आरएसएस का, और वो जज बाद में राज्यसभा चला जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दोनों बेटी आईएएस और आईआरएस हैं, उनके दोनों दामाद भी आईएएस हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर सुन ले, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक दिन आएगा जब देश और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो राहुल गांधी अब खुलकर बोलने लगे हैं, खुलकर बैटिंग करने लगे हैं, और उनको समर्थन भी मिल रहा है। तो सोचिए,
ये बात इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, बहुसंख्यक नेताओं को बोलना चाहिए था। हम लोग लगातार SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान को खतरा किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन वो सिस्टम को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। लालू यादव को जेल हो गया, शिबू सोरेन जेल में गए, तो तमाम दलित, पिछड़े नेता आप सत्ता में भी रहेंगे तो बाद में हेमंत सोरेन को जेल गए, क्योंकि जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं वो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, चीफ जस्टिस बनने देंगे। नरेंद्र मोदी और RSS को इसलिए समर्थन है क्योंकि वो RSS की सरकार चल रही है। जैसे उपराष्ट्रपति RSS से है, अब तो RSS ने कहा है कि एक चपरासी भी बिना RSS बैकग्राउंड का नहीं होगा, और नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। तो इस देश को RSS कंट्रोल कर रहा है, इस देश को RSS चला रहा है, और RSS जातिवाद, मनुवाद का गढ़ है, अड्डा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सोचिए, जिस RSS में सिर्फ कोंकण ब्राह्मण की जगह है, बिहार, यूपी के तो ब्राह्मण भी उसमें जगह नहीं पा सकते। एक रज्जू भैया बने थे, उनको हटा दिया गया था। तो इस देश के संविधान को खतरा सिर्फ जातिवादी और मनुवादी सोच से के लोगों से है, चाहे वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। जब तक जातिवादी, मनुवादी सोच के ही लोग सिर्फ भरे रहेंगे, तब तक हमेशा चुनाव आयोग हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में असली बीमारी जातिवाद और मनुवाद है, और राहुल गांधी यही चूक कर रहे हैं। उनको इस पर हमला करना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है। इस देश का कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक संविधान के खिलाफ नहीं है। जब तक इस देश में संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, EVM के पक्ष में सब जातिवादी, मनुवादी लोग, और उनकी पहचान आसान है, जो RSS से जुड़ा हुआ है, क्योंकि RSS 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, RSS बाबा साहब के संविधान के खिलाफ था, RSS हिंदू कोड के खिलाफ था, RSS आरक्षण के खिलाफ है, और जो आरक्षण के खिलाफ है वो संविधान के खिलाफ है, जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो यह समझना पड़ेगा। लेकिन चलिए, देर सवेर ही सही, राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है। सुप्रीम कोर्ट में सोचिए 75 साल से लोग जज बन रहे थे, 79 साल से, लेकिन एक दलित जज आते हैं और वो SC, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू कर देते हैं। तो चाहे वोट हो, इस देश को, लोकतंत्र को अगर खतरा है तो सिर्फ जातिवादियों से, मनुवादियों से, क्योंकि उनको बराबरी पसंद नहीं है। और संविधान सम्राट अशोक का संविधान लिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का संविधान है, ये शिवाजी के विचारों से ओतप्रोत है, जहां इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और समानता की बात है, सबको बराबर का मौका है। लेकिन इस देश के जातिवादी, मनुवादी जो 120 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ लोग जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो पर राशन है, 120 करोड़ लोगों को तो उन्होंने सिस्टम से हटा रखा है पहले। 15 करोड़ दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस सिस्टम के हिस्सा बने हैं, ये उनको भी हटाना चाहते हैं। और इसीलिए तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है, वो एक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक वैकेंसी निकल जाए तो भी वो बेईमानी करते हैं। सोचिए, पतंजलि रिसर्च को 5 साल का टैक्स एग्जम्पशन मिला है, पतंजलि को टैक्स एग्जम्पशन, और IIT को कहा गया, IIT दिल्ली को, कि 125 करोड़ का GST जमा कीजिए। तो ये तमाम खबरें हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो तल्ख अंदाज है, कल जिस तरह से बोधगया में उन्होंने भाषण दिया, बारिश हो रही थी उसके बावजूद, तो राहुल गांधी अब क्रिस्टल क्लियर हैं, और चुनाव आयोग का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और बिहार में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, ये तस्वीरें गवाह है, ये भीड़ गवाह है, स्वतः स्फूर्त भीड़ है। राहुल गांधी जो अब चुनाव आयोग पर जितना ज्यादा हमला बोलेगा, वो उतना ज्यादा राजनीति में सफल होगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक समय था जब लोग इनकम टैक्स ED के छापे से, मीडिया की बदनामी से मायावती जी को नुकसान हुआ, मुलायम सिंह को नुकसान हुआ, लालू यादव, शिबू सोरेन, तमाम बहुजन नेताओं को नुकसान हुआ। लेकिन बीजेपी के आने के बाद जिनके पास इनकम टैक्स ED के छापे पड़ते हैं, वो डिप्टी CM, सोचिए, D शिव कुमार। तो अब खेल बदल गया, और अब जो चुनाव आयोग जो है उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। इस देश का जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, वो बिल्कुल चुनाव आयोग को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि EVM से वोट चोरी होता है, और अब तो ये सबूत है वोटर लिस्ट में। तो जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक
तमाम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग की प्रतिक्रिया सुनिए। शकील अख्तर ने लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का फैसला हो गया है, जल्दी घोषणा होगी। खराब सड़क होने के बावजूद क्यों वसूला जा रहा है सीजीआई एनएचआई को फटकार? कौन लोग टोल चलाते हैं? कौन लोग इस देश में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट लेते हैं? इस देश में हाईवे कौन? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में वही लोग हैं जो जातिवादी मनुवादी हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बेहद बचकाना, बेवकूफाना और फुहर और मुख्तापुर बयान दिया है। दीवान वोटिंग मशीन गलत आंकड़े देती है, इससे वोटिंग बंद कर देना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और महाराष्ट्र के लातूर में पिछड़े समाज के एक शख्स ने डांस कर लिया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दलित युवक मोनू की हत्या कर दी गई है जातिवादी कट्टरपंथियों ने। और एक आदमी खुल्लम खुल्ला 150 करोड़ सम्मानित भारतीयों के समक्ष झूठ बोल रहा है। भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया भर में मजाक का विषय बन गया है। इस देश के दुश्मन पर 150 करोड़ भारतीयों की मानहानि का मुकदमा बनता है। प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को पसंद नहीं है जो उनके ऊपर राजनीतिक और सामाजिक रूप से बोझ बने। उपराष्ट्रपति धनखड़ से लेकर माधुरी बुश तक इसके उदाहरण है। अगला नंबर ज्ञानेश कुमार का, गुप्ता का है। विपक्ष गुप्ता पर इतने आरोप लगा देगा कि एक दिन खबर आएगी कि गुप्ता जी पूर्व चुनाव आयुक्त हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाते जाते ये तस्वीरें देख लीजिए। यह इस देश के भावी पत्रकार जो हाथ जोड़े खड़े हैं। और अब तो बीजेपी के सांसद ने कहा है, अनुराग गोली मारो ठाकुर के बाद अब रीवा से बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा की राहुल गांधी के बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली का जिक्र करके एक कमरे में 1000 से 1100 वोटों की बात का खुलासा किया है। और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव मई 2024, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024, दोनों में अंतर 5 महीने। क्या किसी लोकसभा और विधानसभा में 47 से 43% वोट बढ़ सकते हैं? तो चुनाव आयोग की वोट चोरी का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा वायरल है। और ये शख्स सब जगह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। नाम अनिल मसीह है, जो चुपचाप वोटों की चोरी करता था और पकड़ा गया, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं, डांट लगा के छोड़ दिया। और एक और खबर सोचिए, पूरा जिला अडानी को दे दिया गया, लगभग 3000 बीघा, 8 करोड़ वर्ग फुट जमीन दे दी गई है अडानी को। असम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक जातिवादी मनुवादी सोच के लोग रहेंगे और ये समाज जगह है, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक लोग अब बहुत सजग हुए हैं। राहुल गांधी की ये जन सैलाब दिखा रहा है कि वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक माहौल बन गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।